नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है सिंपली यूपीएससी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक करंट इशू का टॉपिक जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। जो टॉपिक है आर्टिकल 200, आर्टिकल 200। अब ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में आया क्यों, और इस आर्टिकल को इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाया गया? भाई साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है ऑन गवर्नर्स पावर ओवर द स्टेट बिल, और इसी चक्कर में ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 200 और 201, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस चर्चा के विषय पर आज हम सभी पहलुओं पर बात करने वाले हैं, और इस तरह की और बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलेंगी। और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, और बेल आइकन को जरूर दबा करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना होगा। आइए देखते हैं, ये है हमारा चैनल जिसका नाम है सिंपली यूपीएससी, और ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिस पर आपको इस तरह की बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारे अदर क्विजेज और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। मोस्टली आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, हमारे एग्जाम्स के रिगार्डिंग, हमारे क्लासेस के रिगार्डिंग सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आइए अब जरा बात करते हैं कि ये वर्डिक्ट क्या है और ये चर्चा में क्यों है भाई। तो सबसे पहले भाई, ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो यही पूछनी होती है कि भाई कोई भी चीज़ चर्चा में कैसे आ गई, कोई भी चीज मेन स्ट्रीम में कैसे आ गई, और उस मेन स्ट्रीम में आने की वजह से हमारे एग्जाम पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो हम सबसे पहले जरा इस पर बात करते हैं। अभी हाल ही में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु राज्यपाल मामले में कुछ स्पष्टीकरण दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 200 के अनुसार राज्यपालों को स्वतंत्र विवेक के बिना मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श के अनुसार समयबद्ध तरीके से राज्य विधेयकों पर निर्णय लेना चाहिए। यानी कि इन्होंने उस पॉइंट को हाईलाइट किया जहां पर राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों को यूज करके किसी भी बिल को होल्ड कर सकता था, और काफी लंबे समय तक बिल होल्ड होने के कारण काफी सारी चीजें पेंडिंग होने लगती हैं, जिस पर तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु के राज्यपाल पर सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट को डाला कि भाई साहब, आप जो है अपनी शक्तियों का जो उपयोग कर रहे हैं उसमें कम से कम आपको इन ये जो जो राज्य विधेयक बिल है इस पर निर्णय लेना, आपको समय के अंदर अंदर निर्णय लेने का काम करना चाहिए। और इस तरह की न्यूज़ को कई सारे न्यूज़पेपर्स ने हाईलाइट किया, जहां पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क रूलिंग ऑन गवर्नर वर्सेस स्टेट। यहाँ पर ये जो वर्डिक्ट आया है इसको एक लैंडमार्क वर्डिक्ट के रूप में देखा जा रहा है। द केस फ्रॉम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टैंड ऑफ बिटवीन द डीएमके और तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड गवर्नर आर एन रवि। तो ये जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है और जो तमिलनाडु के गवर्नर है आर एन रवि साहब, इन दोनों के बीच का जो मुद्दा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है। और जिस वर्डिक्ट को काफी लोग कह रहे हैं कि ये वर्डिक्ट एक काफी ज्यादा बड़ा रोल अदा करने वाला है। तो आइए जरा इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं और समझते हैं कि ये मैटर है क्या। फिर राज्य विधेयकों में राज्यपालों की भूमिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय क्या दिया। राज्यपाल के जो ये विवेकाधीन शक्ति है, इस पर न्यायालय बोलता है कि मामले की सबसे पहले आप पृष्ठभूमि समझिए। तमिलनाडु के राज्यपाल ने 10 विधेयकों को स्वीकृति नहीं दी, अच्छा, जिससे आर्टिकल 200 के तहत कार्यवाही में विलंब हो गया। अब राज्य सरकार ने संवैधानिक उल्लंघन और शासन में व्यवधान का हवाला देते हुए इस पर आक्षेप किया। राज्यपाल द्वारा स्वीकृत न किए जाने के बाद तमिलनाडु विधानसभा ने विधेयकों को पुनः अधिनियमित कर वापस भेज दिया। अब स्वीकृति देने या टिप्पणियों के साथ उन्हें वापस भेजने के बजाय राज्यपाल ने उन्हें राष्ट्रपति को अग्रेषित कर लिया। और आपको पता है कि ये पावर राज्यपाल के पास होती है कि वो अगर चाहे तो किसी भी बिल को या किसी भी विधेयक को किसके लिए रोक सकता है, राष्ट्रपति से पूछने के लिए रोक सकता है कि भाई ये हम राष्ट्रपति से पूछ के आपको बताएंगे। अब ये जो काम इन्होंने किया, इससे क्या हुआ कि काम में काफी ज्यादा देरी हुई, जिसमें आप देख रहे हैं 10 विधेयकों को इन्होंने स्वीकृति ही नहीं दी, जिसके कारण जो है काम में क्या हुआ, विलंब हो गया। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय यहां पर आकर कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा पुनः अधिनियमित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने को विधि की दृष्टि से गलत बताया। इन्होंने ये बोला कि ये कानून की दृष्टि से गलत है, लॉ की दृष्टि से गलत है। ठीक,
न्यायालय ने निर्णय किया कि आर्टिकल 200 के तहत या आर्टिकल 200 के अंतर्गत जो पूर्ण वीटो आएगा या पॉकेट वीटो की कोई संकल्पना नहीं है। ठीक है, अब यहां पर जो खेल हुआ वो यही खेल सबसे बड़ा निकल कर आ गया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई जब आप आर्टिकल 200 के अंदर जाते हैं तो यहां पर कंप्लीट वीटो और पॉकेट वीटो का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, तथा यह भी अभी निर्धारित किया कि राज्यपाल विधेयकों पर कार्यवाही में अनिश्चित काल के लिए विलंब नहीं कर सकते। मतलब यहां आपको 3 पॉइंट देखने को मिले इसमें। पहला कि भाई यहां पर आपके पास कंप्लीट वीटो पावर, कंप्लीट वीटो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। द सेकेंड वन इज पॉकेट वीटो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड द थर्ड वन इज कि आप इसको अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकते। मतलब आप इसको इतना टाइम नहीं दे सकते, इतना टाइम के लिए इसको विलंब में नहीं रख सकते कि ये अनिश्चित काल के लिए चला जाए, इसका कोई रिजल्ट ही ना आए, जैसे कि हमने अभी देखा, जिसकी वजह से मैटर इतना गंभीर हो गया। ठीक, अच्छा जी, अब होता क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का जब निर्णय आता है तो सर्वोच्च न्यायालय अपनी बातों को स्पष्ट करता है कि भाई आप आर्टिकल 200 के तहत जिसके 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 अंतर्गत आप इन बातों को कह रहे हैं वो कुछ इस तरह से है। तो इन्होंने अपनी कुछ संकल्पनाएं यहाँ पर रखी। ठीक है, अच्छा, जब इन्होंने अपनी संकल्पनाएं रखी तो सर्वोच्च न्यायालय फिर से स्पष्ट करता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श का अनुकरण करने हेतु बाध्य है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि जो गवर्नर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो परामर्श है उसको मानने के लिए, उसका अनुकरण करने के लिए बाउंडेड है। ठीक है, दूसरी चीज कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने विहित किया कि राज्यपाल को उस समय विधेयक को स्वीकृति देनी चाहिए जब राज्य विधानसभा में पुनः परामर्श के बाद कोई विधेयक उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तथा वे केवल तभी स्वीकृति देने से इनकार कर सकते हैं जब विधेयक कुछ डिफरेंट हो। समझिएगा, यहां पर ये जो वर्डिक्ट आती है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे आपके डायरेक्ट स्टेटमेंट बनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या वर्डिक्ट दी थी या क्या क्या चीजों को उन्होंने एड ऑन करने के लिए बोला। तो यहां सुप्रीम कोर्ट हमसे कहता है कि भाई राज्यपाल जो हैं वो उस समय विधेयक को स्वीकृति दे दें, उस समय विधेयक को एक्सेप्टेंस कर लें जब राज्य विधानसभा में उसको दोबारा से चेक करके भेजा जाए। पुनः परामर्श के बाद जब कोई विधेयक उनके सामने आता है तो वो उसे स्वीकृति दे दें। हाँ, उस कंडीशन में वो उस विधेयक को रोक सकते हैं जब विधेयक कुछ डिफरेंट टाइप का हो या कुछ अलग हो, भिन्न हो। ठीक है, अदरवाइज वो उसको क्या कर दें, यस बोल दें। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि जो विधेयक है उस पर विचार करते समय राज्यपालों के लिए यह स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की है। यहां पर अब क्या कर दिया इन्होंने स्पष्ट समय सीमा निर्धारित कर दी है जिसमें 1 माह के भीतर स्वीकृति को रोकने, राज्य मंत्रिमंडल की सलाह के विरुद्ध कार्य करने पर 3 माह तथा पुनर्विचार के बाद पुनः प्रस्तुत किए गए विधेयकों के लिए 1 माह का समय निर्दिष्ट किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम दिस स्टेटमेंट कि यहां पर 1 महीने का टाइम दिया गया है। 1 महीने के अंदर अंदर अगर आपने स्वीकृति रोकी है, राज्य मंत्रिमंडल की सलाह के विरुद्ध कार्य करने पर 3 महीना तथा पुनः विचार के बाद पुनः प्राप्त किए गए विधेयकों के लिए 1 माह का समय यहां पर निर्दिष्ट किया गया है, यहां पर इसको फिक्स किया गया है। राइट, अब आइए देखते हैं कि ये जो मैटर है विधेयक के संबंध में राज्यपाल की जो संवैधानिक शक्तियां हैं वो हैं क्या। ये जो आर्टिकल 200 चल रहा है ये है क्या। तो जब आप आर्टिकल 200 की बात करते हो तो आर्टिकल 200 राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर कार्यवाही करने हेतु राज्यपाल के पास कुछ जो विशेष अधिकार हैं, विशेष शक्तियां हैं, पावर्स हैं, स्पेशल पावर्स हैं, उसके बारे में डेफिनेशन देता है। विधेयक प्राप्त होने पर राज्यपाल कोई भी मतलब इसमें से कई कार्यवाही है जो कर सकता है, जैसे स्वीकृति प्रदान करना कि भाई आया और उसको ठीक ठाक लगा तो उसने यस बोल दिया और अपना काम करके काम खत्म। विधेयक को उसने अधिनियम बना दिया, भाई स्वीकृति कर दी, अपना साइन कर दिया, अभी जो विधेयक आया था वो अब अधिनियम में बदल जाएगा। दूसरा काम क्या कर सकता है, वो अपना जो एक्सेप्टेंस है उसको रोक ले, अपनी स्वीकृति को रोक ले। यहां पर क्या प्रॉब्लम होगी कि भाई राज्यपाल के पास विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार करने का अधिकार है कि वो बोल दे कि भाई हम इस पर स्वीकृति नहीं देंगे। तो 2 काम हो गए। अच्छा, एक काम और कर सकता है कि वो उसको पुनः विचार करने के लिए भेज दे कि जरा इस पर आप लोग एक बार और चर्चा कर लीजिए, देन मेरे पास भेजिए।
तो राज्यपाल को आगे की समीक्षा और पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल में वापस भेजना भी इनकी पावर थी। और राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित, जो सबसे खतरनाक है और जिस पर मैटर चल रहा है, जिस पर ये सारी सारी जो समस्या का सबब बना हुआ है वो यहीं से है। तो यहां पर इन्होंने बोला कि कुछ मामले में राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए आरक्षित कर सकते हैं, विशेषकर यदि विधेयक राष्ट्रीय महत्व के मामले से संबंधित हो या वह केंद्रीय विधियों के विपरीत हो। तो इस मामले में ये राष्ट्रपति से भी पूछने के लिए रोक सकते हैं। ठीक, रही बात यहां तक। अच्छा, आर्टिकल 201 क्या है? हालांकि ये इतना चर्चा में नहीं है, लेकिन आर्टिकल 201 भी काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 201 कहता है कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखता है बेटा, तो उस मामले पर अंतिम निर्णय कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा। उस मामले पर जो लास्ट डिसीजन होगा वो किसका होगा? प्रेसिडेंट का होगा। अच्छा, राष्ट्रपति के पास भी कई सारे विकल्प हैं। राष्ट्रपति चाहे तो एक्सेप्ट कर दे, यानी कि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे करके उसे अधिनियम बना दे। राष्ट्रपति चाहे तो वो भी क्या कर सकता है? स्वीकृति को रोक सकता है, यानी कि राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति रोकने के विकल्प का चयन कर सकता है कि भाई हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं या हम नहीं इसको आगे बढ़ा रहे हैं। गैर धन विधेयक के लिए कुछ मामले हैं जिसमें ऐसे विधेयक जो धन विधेयक नहीं है के लिए यदि राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं, तो राष्ट्रपति राज्यपाल को विधेयक को पुनः विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेजने का निर्देश दे सकते हैं। और विधानमंडल को 6 माह के भीतर कार्यवाही करनी होती है। अगर विधेयक फिर भी पारित हो जाता है तो उसे अंतिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास फिर से भेजा जाना आवश्यक है। तो ये टोटल मुद्दा था जो आपने देखा, जो कि राज्यपाल की कुछ विवेकाधीन शक्तियों के चक्कर में इतना सारा बवाल हुआ, जिसमें RN रवि और गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इस चर्चा के विषय में आगे आ गई, और जिसके वजह से इतना लैंडमार्क डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसे पढ़ना मैंडेटरी है। तो इसको जरा से समझिएगा, क्योंकि आपका जो अपकमिंग एग्जाम है वो पूरा का पूरा करंट प्लस स्टैटिक बेस आने वाला है, यानी कि करंट को स्टैटिक से ऐड ऑन करेगा और उसके बाद आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस ऑलवेज फेवरेट क्वेश्चंस हैं या फेवरेट कॉर्नर है आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन का, एग्जामिनर का। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। आई होप कि आपको ये मैटर समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ जो भी मैटर आपको नहीं समझ में आता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, हम उसको नेक्स्ट क्लास में आपको कवर अप करेंगे और पूरा प्रॉपर में आपको हम समझा देंगे। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसको आप ज्वाइन करके बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। हमारे क्लासेस, हमारे शेड्यूल्स, हमारे PDFs, नोट्स, हैंड रिटन क्लासेस, सारी चीज़ें आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे फिर किसी नए इन्फॉर्मेटिव और बेहतरीन से वीडियो के साथ, जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को इजी कर देगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।